वो है ब्रेकिंग ऑफ CO बॉन्ड। तो हम बात कर रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर और CO बॉन्ड ब्रेकिंग। तो CO बॉन्ड ब्रेकिंग में आपको ध्यान देना है कि अल्फा कार्बन अगर प्राइमरी है या प्राइमरी और सेकेंडरी है अल्फा कार्बन, तो ऐसे ईथर आपको SN2 रिएक्शन देते हैं। और अगर एक भी अल्फा कार्बन टर्शरी हो गया या बेंजाइल हो गया या फिर एलाइल हो गया, अगर अल्फा कार्बन टर्शरी हो जाए, बेंजाइल हो जाए, एलाइल हो जाए, तो फिर आपको SN1 मैकेनिज्म मिलेगी। हंड्रेड 100% ये रिएक्शन आनी है, एक ना एक आनी हर साल आती है और हर एक कंपटीशन में आती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको मैंने दे दिया मान लीजिए इथाइल मिथाइल ईथर और इसमें आपने ऐड कर दिया HI के साथ हीट कर दिया। ये HI और HBr रिएक्ट करते हैं आसानी से, HCl थोड़ा मुश्किल से रिएक्ट करता है क्योंकि ईथर ऑलमोस्ट इनर्ट होते हैं, CO बॉन्ड आसानी से नहीं टूटता। तो इसमें कौन सी मैकेनिज्म लिखेंगे हम? SN2, क्योंकि अल्फा कार्बन कैसे कार्बन है? प्राइमरी कार्बन और एक तरफ तो मिथाइल ही है। अल्फा कार्बन देखना, बीटा नहीं। अल्फा कार्बन किसको कहेंगे? जो कार्बन ऑक्सीजन से बॉन्ड बना रहा है वो है अल्फा कार्बन। तो SN2 मैकेनिज्म का मतलब क्या है? तो इसमें सबसे पहले तो ऑक्सीजन का प्रोटोनेशन होगा, ऑक्सीजन का प्रोटोनेशन हो गया। अगला स्टेप ये है, ध्यान दें, यही है SN2 स्टेप जो हम लिखने जा रहे हैं। अब आपके पास है I-, तो I- ऐसे अल्फा कार्बन पे जाएगा जो लेस हिंडर्ड हो। I- ऐसे अल्फा कार्बन पे जाएगा जो लेस हिंडर्ड हो, तो प्रोडक्ट बनेगा CH3I एंड इथेनॉल। SN2 मैकेनिज्म में I कौन से अल्फा कार्बन पे जाएगा? द अल्फा कार्बन विच इज मोस्ट एक्सपोज्ड और लीस्ट हिंडर्ड। मोस्ट एक्सपोज्ड हो या लीस्ट हिंडर्ड हो। लीस्ट हिंडर्ड कब होगा? जब उस पर ज़्यादा से ज़्यादा हाइड्रोजन होंगी। हाइड्रोजन की जगह एल्काइल ग्रुप आएंगे तो वो क्राउडेड होता जाएगा। तो SN2 रिएक्शंस में I- या इन जनरल हैलाइड आयन ऐसे अल्फा कार्बन पे जाएगा जो लीस्ट हिंडर्ड हो। तो ये तब होगा जब अल्फा कार्बन प्राइमरी और सेकेंडरी में से कोई हो। फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये है, इसमें आपने HBr डाल दिया, हीट कर दिया। आप नोट करें अल्फा कार्बन को, ये अल्फा प्राइमरी और ये अल्फा सेकेंडरी। तो कौन सी मैकेनिज्म लिखेंगे आप? SN2 मैकेनिज्म लिखेंगे।
SN2 मैकेनिज्म में पहला काम क्या होगा? सेम, ऑक्सीजन को प्रोटोनेट करना है। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, ऑक्सीजन प्रोटोनेट हो गई। अब Br माइनस कौन से कार्बन पे जाएगा? ऐसे अल्फा कार्बन पे जहां हाइड्रोजन ज्यादा हो, मतलब लीस्ट हिंडर्ड हो, तो Br इस कार्बन पे जाएगा, O यहां से न्यूट्रल होगा, तो आपको मिलेगा आइसोप्रोपेनॉल एंड इथाइल ब्रोमाइड। तो अल्फा कार्बन अगर प्राइमरी और सेकेंडरी में से कुछ है तो आपको यही करना पड़ेगा। SN2 स्टेप लिखना होगा। SN2 स्टेप है, ध्यान देना, ये पूरा का पूरा ग्रुप जो बाहर जा रहा है, एक मिनट, यहां एरो ठीक नहीं लगेगा, यहां से लगना है। जो ये पूरा का पूरा ग्रुप बाहर जा रहा है, इसको कहते हैं लीविंग ग्रुप। SN2 रिएक्शन इस कार्बन पे हो रही है, ऐसे यहां पे ये पूरा लीविंग ग्रुप, न्यूक्लियोफाइल इस अल्फा कार्बन पे आ रहा है। और अगर अल्फा कार्बन टर्शरी हो तो, बेंजाइल हो तो, एलाइल में से हो तो फिर आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आपके पास ये है, एक अल्फा कार्बन मैंने टर्शरी कर दिया, एक तरफ इथाइल है, एक अल्फा कार्बन प्राइमरी है और एक अल्फा कार्बन टर्शरी है। इसमें अगर HI डाल दें तो क्या होगा? तो इसमें आप फॉलो करेंगे SN1 मैकेनिज्म। SN1 मैकेनिज्म का मतलब क्या है कि पहले आप ऑक्सीजन को प्रोटोनेट करिए एज यूजुअल, प्रोटोनेट कर लिया ऑक्सीजन को, पहला स्टेप तो एसिड बेस रिएक्शन होनी है। अब आप कार्बोकैटायन बनाएंगे। SN1 रिएक्शन में क्या बनता है? कार्बोकैटायन। सीधे न्यूक्लियोफाइल का अटैक नहीं करेंगे, तो आप कार्बोकैटायन बनाएं। बताओ कौन सा कार्बोकैटायन मोर स्टेबल होता है? टर्शरी। तो यहां से बॉन्ड तोड़ेंगे, तो आप टर्शरी कार्बोकैटायन बनाएंगे। तो कार्बोकैटायन बनना मतलब SN1 मैकेनिज्म। और फिर इस कार्बोकैटायन पे हैलाइड आयन आएगा, जो भी HI HBr आपने ऐड किया, हैलाइड आयन इस पे आएगा कार्बोकैटायन वाले कार्बन पे। ये है SN1 मैकेनिज्म। आ गया समझ में सबको? तो SN1 मैकेनिज्म तब लिखनी है जब अल्फा कार्बन कैसा हो? बेंजाइल हो, एलाइल हो या फिर टर्शरी हो। ठीक है, तो पहले आप स्टेबल कार्बोकैटायन बनाएंगे। अब अगर आपसे कहें कि आपके पास है एनीसॉल, इसका नाम है एनीसॉल, इसमें HI डाल के हीट कर दिया, बताओ क्या बनेगा?
एक्चुअल प्रॉब्लम क्या आई हुई है ध्यान दें। उन्होंने कहा कि HI हमने XS में डाल दिया, HI XS में डाल दिया, बताओ क्या मिलेगा? PHOH एंड मिथाइल आयोडाइड या PHI एंड मिथाइल अल्कोहल या PHI एंड मिथाइल आयोडाइड और PHOH एंड MEOH। बताइए क्या बनेगा इनमें से? अगर HI XS में डाल दिया जाए तो कितने कह रहे हैं? ऑप्शन A, B, C, D। ये आप एल्काइल हैलाइड से ही सुनते चले आ रहे हैं। वो ये है कि ये बेंजीन रिंग से जिस एटम का बॉन्ड बना है, अगर वो लॉन पेयर कंटेनिंग एटम है तो ये बॉन्ड टूटता नहीं है। क्यों नहीं टूटता ये बॉन्ड? क्योंकि उसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है। तो ये CO बॉन्ड तो टूटना ही नहीं है। तो आप एनिसॉल का पहले प्रोटोनेशन करें तो ये कार्बोकैटायन बनेगा और बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, वो यहाँ से अट्रैक्ट करके न्यूट्रल होगा, I- इस कार्बन पे आएगा। बेंजीन रिंग और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड नहीं टूटेगा क्योंकि इस बॉन्ड में डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। तो फिनॉल बनेगा और मिथाइल आयोडाइड मिलेगा, ऑप्शन A, चाहे HI XS में ही क्यों ना हो। यहां भी आप कहोगे कि OH ग्रुप है, फर्दर रिएक्शन होगी क्या? HI तो XS में है, फर्दर रिएक्शन भी नहीं होगी क्योंकि बेंजीन रिंग और ऑक्सीजन के बीच जो बॉन्ड है वो उसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। और अगर आपने मान लीजिए ये जो पिछली रिएक्शन लिखी थी इसमें HI XS में लिखा होता तो तब यहां तक तो एज यूजुअल करना ही है, बट रिएक्शन एल्कोहल पे नहीं रुकती। आप जानते हैं कि एल्कोहल HI से रिएक्शन करता है और क्या बना लेता है? एल्काइल आयोडाइड। एल्काइल हैलाइड बनाने का मेथड है ये। एल्कोहल को हमने ब्रेक किया था एल्काइल हैलाइड बनाने के लिए, PCl5 से, PCl3 से, SOCl2 से और HX से 4 रिएजेंट ऐड किए थे। HX मतलब HCl, HBr, HI में से कुछ भी। तो फिर रिएक्शन एल्कोहल पे नहीं रुकती, सीधे आयोडाइड पे पहुंचना था। पर अभी जो हमने बेंजीन रिंग के साथ लिखा वहां फिनॉल पर रुकी रहेगी क्योंकि CO बॉन्ड नहीं टूटेगा। अब अगर थोड़ा चेंज कर दें, मान लीजिए आपके पास ये हो, इसमें HI डालें, जब तक एक्सेस में ना लिखा हो एक्सेस में नहीं मानना, ये मेंशन रहेगा। एक्सेस में जब भी चाहिए होगा वो लिखेंगे। तो अगर ये पूछा जाए कि SN1 मैकेनिज्म होगी या SN2, जस्ट मैकेनिज्म टाइप प्रिडिक्ट करना हो, SN1 मैकेनिज्म होगी, SN1। ये अल्फा कार्बन
ये अल्फा कार्बन बेंजाइल कार्बन है। बेंजाइल कार्बन अगर हो या एलाइल हो या टर्शरी हो तो कौन सी मैकेनिज्म लिखते हैं? SN1 मैकेनिज्म लिखते हैं। SN1 मैकेनिज्म में पहले कार्बोकैटायन बनाते हैं। तो कार्बोकैटायन कैसे बनेगा? तो पहला स्टेप तो वही है, ऑक्सीजन का प्रोटोनेशन कर लेना बाई H+। प्रोटोनेशन करने के बाद आप पहले CO बॉन्ड तोड़ देंगे। CO बॉन्ड तोड़ देंगे तो एक मिल जाएगा आपको ये कार्बोकैटायन और मीथेनॉल। ये SN1 मैकेनिज्म में लिख रहा हूँ। और अब आएगा हैलाइड आयन, तो बेंजाइल आयोडाइड आपको मिल जाएगा। बेंजाइल आयोडाइड आपको मिलेगा। आ गया समझ में सबको? अब प्रॉब्लम इस पे किस तरह की आनी है ये आप देखें। नॉर्मली जेई वाले क्वेश्चन ऐसे सेट करते हैं, एक ही बार में सारा पूछ लेते हैं। मान लीजिए ये मॉलिक्यूल है और इसमें HI आपने एक्सेस में डाल दिया है, हीट कर दिया, क्या बनेगा? एल्कोहलिक ग्रुप भी है, ईथर ग्रुप भी है। जेई में इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं, सीधे सीधे बिल्कुल नहीं आएंगे, सिंगल प्रोडक्ट बनाने वाले कभी नहीं आते। तो अब तक जो रिएक्शंस लिखी हैं आपने उनको इकट्ठा करो, सोचो कहाँ SN1 लिखें, कहाँ SN2 लिखें। बट सीधा सा पॉइंट ये है कि बेंजीन रिंग और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड नहीं टूटता। HI एक्सेस में डालो तो भी नहीं टूटेगा। तो ये तो OH ही बनने वाला है और ये भी OH ही बनने वाला है, और ये आयोडाइड बन जाएगा और ये मिथाइल आयोडाइड मिलेगा इधर। इनमें क्या होगा? तो ये आयोडाइड बन जाएगा, एल्कोहल रिएक्ट करेगा क्योंकि ये OH डायरेक्ट तो कनेक्टेड है नहीं, सॉरी आयोडाइड। और इसमें बॉन्ड ब्रेकिंग यहाँ से होगी, पहले मीथेनॉल बनेगा और मीथेनॉल आगे रिएक्ट कर जाएगा, तो ये दोनों आयोडाइड में कन्वर्ट होंगे। यहाँ भी I आएगा और यहाँ से मिथाइल आयोडाइड भी मिलेगा। ये पहले मीथेनॉल बनेगा बट HI एक्सेस में है, तो मीथेनॉल रिएक्ट करके किस में चला जाएगा? मिथाइल आयोडाइड में। यहाँ पे डायरेक्ट मिथाइल आयोडाइड बन जाएगा। आया समझ में? प्रॉब्लम बिल्कुल ऐसे ही आनी है, और आप देखें प्रीवियस ईयर्स पेपर्स को, ऐसे ही मिलेंगे आपको। इवन ओलंपियाड में भी ऐसे ही आते हैं। मान लीजिए आपसे कहें कि इसमें आपने HI एक्सेस में डाल दिया, हीट कर दिया,
जो भी इसका प्रोडक्ट बना ले वो बताए। तो इसका आंसर ये है, एक डबल बॉन्ड मिल जाएगा आपको और यहाँ अल्कोहल बन जाएगा। अब ये सब याद तभी आएगा जब आप राइटिंग प्रैक्टिस करते हैं, ध्यान रखो। पहली बात तो ये है, अभी हम ईथर की बात कर रहे हैं, तो ये अल्फा कार्बन प्राइमरी है, ये अल्फा कार्बन सेकेंडरी है। तो ईथर पे कौन सी मैकेनिज्म लिखेंगे? SN2। तो जहाँ हाइड्रोजन्स ज़्यादा हों वहाँ पे I- जाएगा, और एल्कोहल का बॉन्ड टूट के भी I- आएगा यहाँ भी। तो पहले तो ये बनेगा, बट रिएक्शन यहाँ रुकेगी नहीं, क्योंकि 1,2 डाई आयोडो कंपाउंड कैसे होते हैं? अनस्टेबल होते हैं। आप मोनोहाइड्रेट, डाईहाइड्रेट, ट्राईहाइड्रेट सभी जगह ये बात लिख चुके हैं। तो 1,2 डाई आयोडो अनस्टेबल है, ये कंबाइन करके I2 फॉर्म में एलिमिनेट हो जाएंगे, C डबल बॉन्ड C बन जाएगा। आगे समझना सबको। अब ऐसे जितने चाहे क्वेश्चंस आप बना लो। जैसे मैं आपसे कहूं कि मेरे पास है डाईऑक्सेन, इसको आपने रिएक्ट कराया HI के साथ, से जस्ट 2 मोल HI लिए, ओनली 2 मोल HI। क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं? कितने ऑर्गेनिक प्रोडक्ट आपको मिल सकते हैं? जल्दी करो। तो देखो, एक डाइऑल मिलेगा तो फिर साथ में एल्कीन बनेगी, या फिर तीसरा प्रोडक्ट ये बनेगा, एक जगह OH और एक जगह I। ये 3 प्रोडक्ट आपको मिल सकते हैं। एल्कीन कैसे बना, ये समझ में आया आपको? इस केस में आपको यही आंसर करना पड़ेगा, क्योंकि ये सारे अल्फा कार्बन बिल्कुल लाइक हैं। अब अगर आप अल्फा कार्बन में चेंज करते रहेंगे तो प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन बदलता रहेगा। फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ दोनों जगह मिथाइल कर दूं, ये सेकेंडरी में कन्वर्ट कर दूं, दोनों जगह मिथाइल कर देंगे, तो फिर आपको क्या मिलेगा? एक डाइऑल मिलेगा और एक एल्कीन मिलेगी, तीसरा प्रोडक्ट नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि I- से अल्फा पे जाएगा और दूसरे में I- से अल्फा पे जाएगा, तो 1,2 डाई आयोडो बनेगा, I2 बाहर जाएगा, C डबल बॉन्ड C बन जाएगा। अगर मैं दोनों मिथाइल इधर अटैच कर दूं, SN2 मैकेनिज्म लिखेंगे। समझ में आ रहा है आपको? और अगर मैं इसमें चेंज कर दूं थोड़ा, दोनों मिथाइल एक ही तरफ ना लेके एक इस तरफ ले लें मिथाइल और एक इस तरफ ले लें, और अब इसमें HI ऐड करें 2 मोल। तो इस ईथर बॉन्ड पे तो कौन से अल्फा पे रिएक्शन होगी?
प्राइमरी इधर, और दूसरे ईथर बॉन्ड पे कौन से अल्फा पे होगी, इस प्राइमरी पे। तो अब आपको सिंगल प्रोडक्ट मिलेगा, सिंगल प्रोडक्ट मिलेगा दोनों केस में, यही बनेगा। तो SN2 मैकेनिज्म आप लिखेंगे, बट ध्यान रखो अगर एक अल्फा टर्शरी है तो SN1 मैकेनिज्म हो जाएगी। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि बताइए आपके पास ये है, इसमें आपने HI डाल दिया, हीट कर दिया, क्या बनेगा? तो कौन सी मैकेनिज्म लिखनी इस केस में? SN1, क्योंकि एक अल्फा कार्बन कैसा है, टर्शरी, और दूसरी तरफ है प्राइमरी। बट एक अगर टर्शरी हो गया तो कौन सी मैकेनिज्म? SN1 मैकेनिज्म आप लिखेंगे। और आपको ये अल्कोहल मिलेगा और ये टर्शरी आयोडाइड मिलेगा। लिख लोगे पूरी मैकेनिज्म कैसे बना होगा? तो पहले ऑक्सीजन को प्रोटोनेट करो, स्टेबल कार्बोकैटायन बनाओ, फिर I- की रिएक्शन लिखो। तो ये CO बॉन्ड ब्रेकिंग HX के साथ ही आता है, बार बार यही प्रॉब्लम कंपटीशन में आई है। और एक और प्रॉब्लम ईथर की आती है, वो है ऑक्सीडेशन ऑफ ईथर बाय एयर। ईथर को इनफैक्ट एयर में ओपन छोड़ दें तो ये ऑक्सीडाइज हो जाता है जस्ट बाय एयर। और बनता क्या है? बनता है ईथर हाइड्रोपरऑक्साइड, अल्फा कार्बन ऑक्सीडाइज होता है, ईथर हाइड्रोपरऑक्साइड बनता है। ईथर हाइड्रोपरऑक्साइड एक्सप्लोसिव होता है। परऑक्साइड जितने होते हैं वो सब एक्सप्लोसिव होते हैं। रिएक्शन लिखना बहुत ही आसान है, कॉमन सेंस ये है, ध्यान दें। जो O2 मॉलिक्यूल है एयर में, O2 मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक होता है, इसके पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, पाई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में होते हैं। इसका मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन लिख के चेक कर लें। इसके पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए O2 मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक है और डाई रेडिकल इसको कहेंगे। डाई रेडिकल क्यों कहेंगे? डाई रेडिकल 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से। सो देयर आर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन O2। और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाली स्पीसीज आप जानते हैं फ्री रेडिकल की तरह काम करती है, और फ्री रेडिकल की प्रेजेंस में ऑर्गेनिक कंपाउंड का कौन सा बॉन्ड टूटता है? सैचुरेटेड CH बॉन्ड टूट जाता है। एल्केन से आपने एल्काइल हैलाइड बनाया और रिएक्शन कौन सी लिखी आपने? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। तो होगा क्या? CH बॉन्ड टूटेगा, और कौन सा CH टूटेगा? अल्फा CH।
बीटा CH नहीं, अल्फा CH इसलिए टूटता है क्योंकि फ्री रेडिकल स्टेबल बनता है। ये कार्बन फ्री रेडिकल जो बना ये स्टेबल फ्री रेडिकल है, और स्टेबिलिटी कंपेयर करनी हो तो ये टर्शरी फ्री रेडिकल से भी स्टेबल माना जाता है। क्यों टर्शरी फ्री रेडिकल से मोर स्टेबल है ये? क्योंकि इसका बॉन्ड किसके साथ बना हुआ है? लोन पेयर कंटेनिंग एटम ऑक्सीजन के साथ। तो ये फ्री रेडिकल टर्शरी फ्री रेडिकल से भी ज़्यादा स्टेबल है, तो इसलिए ये फ्री रेडिकल अल्फा कार्बन पे बनेगा, और O2 एक डाई रेडिकल की तरह काम करेगा। अभी भी O2 के पास एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, एक तो यूज हो गया CH बॉन्ड को तोड़ने में, अभी एक और है। तो ये जो अनपेड इलेक्ट्रॉन वाला कार्बन है ये O2 के साथ बॉन्ड बना लेगा, ये बन जाएगा। तो बिल्कुल सिंपल मैकेनिज्म है। ईथर हाइड्रोपेरोक्साइड आपको मिल जाता है, ईथर को एयर में ओपन छोड़ दें तो ईथर की बस यही दो रिएक्शन आपको करनी है। बुक्स में तो आपको कई कई रिएक्शन लिखी मिलेंगी, उनकी कोई ज़रूरत नहीं करने की। मिनिमम आपको इतना जानना है, ठीक है। ये कभी नहीं देखना कि बुक्स में तो इतनी मिल गई हम क्या करें, अब हमें तो ये नहीं आता वो नहीं आता। काम की चीज़ें जो आपकी नोटबुक में लिखा है उतना आ जाए तो आप सारे क्वेश्चंस कर लेंगे। नेक्स्ट लिखो, ये तो सेकंड फंक्शनल ग्रुप हो गया ईथर। नाउ राइट डाउन फिनॉल। सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन के 3 फंक्शनल ग्रुप हैं, अल्कोहल, ईथर एंड फिनॉल। सो नाउ वी कम टू द लास्ट वन, फिनॉल। फिनॉल कैसे प्रिपेयर करना? फिनॉल तो प्रिपरेशन ये है, आप लिख चुके हैं जो मेथड्स, उनको जल्दी जल्दी लिखें। जैसे आपको फिनॉल बनाना है क्लोरोबेंजीन से, तो क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बन जाएगा। आप एल्कोहलिक KOH ले लो एट अबाउट 673 केल्विन टेम्परेचर एंड 300 एटमॉस्फेयर पे। तो बेंजाइन मैकेनिज्म के थ्रू आप फिनॉल बना सकते हैं। ये रिएक्शन आप क्लोरोबेंजीन में लिख चुके हैं। कौन सी मैकेनिज्म के थ्रू बनेगा ये? बेंजाइन मैकेनिज्म के थ्रू। इस रिएक्शन का चाहो तो नाम लिख लो, इसे कहते हैं डाउज प्रोसेस। नेम आते नहीं है इसलिए ज़्यादा नेम मैं बताता नहीं, जो बहुत ही पॉपुलर नेम है वो आपको याद रखना है। तो इसकी मैकेनिज्म आप कर चुके हैं, बताने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा मेथड है डाई एजोनियम सॉल्ट से फिनॉल। डाई एजोनियम सॉल्ट से हमने अल्कोहल बनाया था, C6H5N2Cl का केवल हाइड्रोलिसिस करना है, ओनली हाइड्रोलिसिस, ओनली हाइड्रोलिसिस। और कॉपर कैटालिस्ट की प्रेजेंस में आपको फिनॉल मिल जाएगा। Cu2+ आयन कैटालिस्ट के फॉर्म में यूज करते हैं, आपको फिनॉल मिल जाएगा। और ये रिएक्शन के लिए 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर काफ़ी है।
तो इसमें ज़्यादा बताने की ज़रूरत है नहीं, आप सारा लिख चुके हैं कि ये डाईएजोनियम सॉल्ट हाईली अनस्टेबल होता है, ये 5 डिग्री पे ही ब्रेक कर जाएगा और अनसैचुरेटेड कार्बन पे पॉजिटिव आ जाएगा। कौन इस स्टेप को फॉरवर्ड ले जाता है? N2। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये N2 प्लस बेस्ट लीविंग ग्रुप होता है, इससे बढ़िया लीविंग ग्रुप नहीं है। बेस्ट लीविंग ग्रुप होता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये बेस्ट लीविंग ग्रुप है। इसकी वजह से इवन बेंजीन रिंग के अनसैचुरेटेड कार्बन पे पॉजिटिव आ गया। और फिर इसकी रिएक्शन आप लिख सकते हैं वाटर के साथ, O की लॉन पेयर दे दो इसको और फिर H फ्री कर लो, क्या बन जाएगा? फिनॉल बन जाएगा। नेक्स्ट थर्ड केस है प्रिपरेशन का, फ्रॉम सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक एसिड को आप सोडियम सॉल्ट के साथ बॉयल करो, रिफ्लक्स करो। रिफ्लक्स मीन्स आप NaOH डाल के, सॉलिड NaOH डाल के इसको हीट करो, बॉयल करो। तो पहले आपको सोडियम सॉल्ट मिलेगा ONA और फाइनली इसको प्रोटोनेट करेंगे तो फिनॉल मिल जाएगा। ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड कैसे बनता है? बेंजीन सल्फोनिक एसिड कैसे बनता है? तो बेंजीन के सल्फोनेशन से बनता है। किसके सल्फोनेशन से बनेगा? बेंजीन के सल्फोनेशन से। तो ये केस तो बहुत आसान है, कोई भी लिख लेता है। ये क्वेश्चंस नॉर्मली आते नहीं है, कोई भी पब्लिक कर लेती है। जो क्वेश्चन इसमें प्रिपरेशन में कंपटीशन में आता है वो है फिनॉल फ्रॉम क्यूमीन। आइसोप्रोपाइल बेंजीन को क्यूमीन कहते हैं। ये प्रॉब्लम कंपटीशन में आती रहती है, इंटरमीडिएट के बारे में पूछा जाता है। तो सबसे पहले तो एयर की प्रेजेंस में हीट करें तो ये कन्वर्ट होता है क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड में। आपको मिलेगा क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। ये है क्यूमीन और आइसोप्रोपाइल बेंजीन। क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड भी एक्सप्लोसिव होता है और इसका अगर हाइड्रोलिसिस कर दिया जाए तब आपको फिनॉल मिल जाएगा और साथ ही साथ एसीटोन भी मिलता है। एसीटोन यहाँ पे कोई बाई प्रोडक्ट नहीं है, ये सिग्निफिकेंट अमाउंट में या सेम मोल एसीटोन के मिलते हैं। तो ये एसीटोन के बनाने का मेथड भी माना जाता है, फिनॉल के बनाने का मेथड भी माना जाता है। यही प्रॉब्लम इसकी आती है प्रिपरेशन में फिनॉल की। अच्छा, ये प्रिपरेशन आती है फिनॉल की।
इवन ये इंटरमीडिएट तक पूछा गया है कि कौन सा इंटरमीडिएट बनता है, फर्स्ट स्टेप के बाद क्या बनता है, तो क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड बनता है। कैसे बना होगा क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड, इसकी मैकेनिज्म लिखो। तो आपको बिल्कुल सेम तरीके से सोचना है। सेम तरीके से मतलब जैसे अभी ईथर में आपने सोचा था, आपने O2 ऐड किया, O2 मतलब आपने डाई रेडिकल ऐड कर दिया, एयर मतलब O2, तो आपने डाई रेडिकल ऐड कर दिया। व्हाट विल हैपन, ये सैचुरेटेड CH बॉन्ड टूट जाएगा, सैचुरेटेड CH बॉन्ड टूट जाएगा और फ्री रेडिकल बन जाएगा। कौन सा फ्री रेडिकल बना, जरा देखें आप, टर्शरी, आसानी से बनेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। एयर में जस्ट क्यूमीन को ओपन छोड़ दो, हीटिंग कर लो, आपको क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड मिल जाएगा। अगला स्टेप ऑब्वियस है, ये दो फ्री रेडिकल आपस में कंबाइन करके रिएक्शन टर्मिनेट हो जाएगी। पहला स्टेप टर्मिनेट हो जाएगा क्योंकि फ्री रेडिकल तो बचेंगे नहीं। ये बन गया क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। तो ये तो क्यूमीन का ऑक्सीडेशन हुआ बाई O2, यहां तक क्यूमीन का ऑक्सीडेशन हुआ। अब इसका हाइड्रोलिसिस कर दें तो आपको फिनॉल और एसीटोन मिलता है। हाइड्रोलिसिस एसिड मीडियम में करते हैं, काम तो अल्टीमेटली H+ आयन का ही है एक्वस मीडियम में। तो आप क्या करो, इस O को प्रोटोनेट करो, पेरोक्साइड बॉन्ड ही टूटना है। ये बन जाएगा। फिर वाटर बाहर कर दो तो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। 6 इलेक्ट्रॉन है और पॉजिटिव चार्ज है ऑक्सीजन पे। जरा सोचो क्या होगा, रीअरेंजमेंट। ये आप कई बार अब तक लिख चुके हैं कि 6 इलेक्ट्रॉन का ऑक्सीजन मिले, कार्बन मिले या नाइट्रोजन मिले। तो नेक्स्ट स्टेप आपको रीअरेंजमेंट लिखनी है। इसमें रीअरेंजमेंट होगी क्योंकि इस ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है। रीअरेंजमेंट में फिनाइल ग्रुप माइग्रेट करता है। पहले फिनाइल ग्रुप माइग्रेट करता है। आपको याद आ रहा हो पिनेकोल, पिनेकोलोन रीअरेंजमेंट डाइऑल में लिखी थी। फिनाइल ग्रुप माइग्रेट करेगा और पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन की जगह कार्बन पे आ जाएगा। और ये पॉजिटिव चार्ज स्टेबल है, आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि इसके पड़ोस में क्या है, लोन पेयर कंटेनिंग एटम ऑक्सीजन। खुद ये सेकेंडरी है और ऑक्सीजन भी है साथ में, तो इसको एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिलेगी। और आगे आप अब अपने आप लिख सकते हैं, वाटर आपके पास है तो वाटर से लोन पेयर दे दो, पॉजिटिवली चार्ज कार्बन को वाटर से लोन पेयर दे दो, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज। बस इसको रीअरेंज करते चले जाओ, यहां से H फ्री करके इस O को प्रोटोनेट कर लो। ये बन जाएगा।
यहाँ से H फ्री करके इस O को प्रोटोनेट कर लिया। अगला स्टेप आप समझ गए होंगे क्या होने वाला है, ऑक्सीजन कैसे न्यूट्रल होगा। तो बेंजीन रिंग के साथ जो बॉन्ड है वो तो टूटता नहीं, और दूसरा है टेट्राहेड्रल कार्बन पे ये दो ऑक्सीजन है, इसको ब्रेक होना है। टेट्राहेड्रल कार्बन पे दो ऑक्सीजन है, तो दोनों पॉइंट फेवरेबल है कि ये बॉन्ड टूटे। ऑक्सीजन न्यूट्रल भी हो जाएगा और टेट्राहेड्रल कार्बन पे दो ऑक्सीजन भी नहीं बचेंगी, ये बॉन्ड टूट ही नहीं सकता। और वो सारी बातें इसी एक स्टेप की ओर हैं, सारे इसी को सपोर्ट करेंगे कि ये स्टेप हो। तो आप देखें क्या हुआ, ध्यान दो, कार्बन को लॉस होगा तो यहां से H फ्री हो जाएगा। रियलिटी में होते तो दो स्टेप हैं, पहले O लॉन पेयर देगा, पॉजिटिव आएगा, फिर H फ्री करो। डायरेक्ट भी लिख सकते हैं आप, क्योंकि कोई और पॉसिबिलिटी तो है नहीं, बनना यही है। एसीटोन बनेगा और फिनॉल मिलेगा, एसीटोन बनेगा, फिनॉल मिलेगा, H+ आयन मीडियम में रीजनरेट हो जाएंगे। तो ये है प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल फ्रॉम क्यूमीन। ये पूरी मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है, कंप्रिहेंशन आ सकता है, इंटरमीडिएट पूछे जा सकते हैं, इस पे क्वेश्चंस आते रहते हैं। समझ में आ गया इतना? नाउ राइट डाउन प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल। ये तो प्रिपरेशन की बात हुई। फिनॉल की रिएक्शंस में सबसे पहले तो वो रिएक्शन जो आप अल्कोहल में लिख चुके हैं, ब्रेकिंग ऑफ OH बॉन्ड, ब्रेकिंग ऑफ OH बॉन्ड। फिनॉल का OH बॉन्ड ज्यादा एसिडिक होता है अल्कोहल के OH बॉन्ड से। OH बॉन्ड ब्रेकिंग में फिनॉल ज्यादा रिएक्टिव होगा एलिफेटिक अल्कोहल से। क्यों फिनॉल का OH बॉन्ड ज्यादा रिएक्टिव है? क्योंकि ये मोर एसिडिक है, ये प्रोटॉन देना चाहता है। ये जो एनायन है ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा O-। तो फिनॉल एलिफेटिक अल्कोहल से ज़्यादा एसिडिक होते हैं, इसलिए OH बॉन्ड ब्रेकिंग में ज़्यादा रिएक्टिव होंगे। तो OH बॉन्ड ब्रेकिंग की जो रिएक्शन आपने मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रिक में लिखी हैं वो सारी यहाँ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो वो तो कॉमन रिएक्शन है OH बॉन्ड ब्रेकिंग की। तो आपके पास फिनॉल है, फिनॉल में आप ऐड कर दो सोडियम मेटल, क्या बन जाएगा? सोडियम सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। अगर इसमें ऐड कर दिया सीधे सीधे बेस के OH तो क्या बन जाएगा? पोटेशियम सॉल्ट मिल गया और वाटर मिल गया। एसिड में बेस डाल दोगे तो क्या बनता है? सॉल्ट प्लस वाटर। तो अगर मेटल डालें तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है, बेस डालें तो सॉल्ट प्लस वाटर। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट डाल दें तो CH3MgBr, तो एल्केन मिलेगी आपको, एक सॉल्ट मिलेगा और एक एल्केन मिलेगी, मीथेन हो गई यहाँ पे। भाई CH3- को क्या चाहिए? प्रोटॉन। अगर आप इसमें नाइट्राइड ऐड करें, जैसे कैल्शियम नाइट्राइड डाल दिया, तो जैसे यहाँ CH3- था, यहाँ से नाइट्राइड आयन आएंगे, तो कैल्शियम सॉल्ट तो बनेगा ही बनेगा,
अमोनिया लिबरेट होगी। अगर नाइट्राइड ले लें तो कौन सी गैस लिबरेट होगी? अमोनिया। आ रहा समझ में? हाइड्राइड ले लें तो से पोटेशियम हाइड्राइड ले लिया तो पोटेशियम सॉल्ट बनेगा, हाइड्रोजन गैस आएगी, H माइनस को H प्लस यहाँ से मिल जाएंगे। आ रहा समझ? तो ये तो है डायरेक्ट ब्रेकिंग ऑफ OH बॉन्ड। डायरेक्ट जो भी हमने ऐड किए वो सीधे H को ले जाएंगे। और इनडायरेक्ट ब्रेकिंग भी कर सकते हैं OH बॉन्ड की। इनडायरेक्ट ब्रेकिंग के लिए क्या ऐड करते हैं? ऐसे कंपाउंड जिनमें C डबल बॉन्ड हो प्रेजेंट हो या फिर S डबल बॉन्ड हो, तो इनडायरेक्ट ब्रेकिंग भी आप कर सकते हैं। अगर आपसे कहें कि इसमें हमने ऐड कर दिया एसिटाइल क्लोराइड, एसिटाइल क्लोराइड को ACCl लिख सकते हैं। ऐड कर दिया आपने टॉसाइल क्लोराइड, डाईमिथाइल सल्फेट, डाईइथाइल सल्फेट, इनमें से किसी को भी आप ऐड कर लो। ये बनेगा PHOAC, ये होगा PHOTS, ये एनिसॉल दे देगा और ये फेनिटॉल देगा। इसका नाम है एनिसॉल और ये है फेनिटॉल। रिएक्शंस कैसे हुई हैं समझ में आया आपको? आप ऑलरेडी मोनोहाइड्रिक में ये सारी मैकेनिज्म लिख चुके हैं। क्या करते हैं? पहले ऑक्सीजन का लोन पेयर यूज करते हैं, पॉजिटिव चार्ज आएगा, फिर H फ्री करते हैं। सीधे सीधे H नहीं हटता। सारी रिएक्शन में यही कॉमन बात है। ये सब रिएजेंट पहले ऑक्सीजन से लोन पेयर ले लेंगे, पॉजिटिव चार्ज आएगा और फिर H फ्री कर देना। तो मोनोहाइड्रिक में आप लिख चुके हैं। ये है आपके पास फिनॉल और आपने इसमें मान लो डाल दिया CH3COCl। तो पहले तो ये पाई बॉन्ड तोड़ दो, आप पाई बॉन्ड तोड़ दो। तो मैकेनिज्म ये द्वारा मैं लिख रहा हूँ, मोनोहाइड्रिक में आप लिख चुके हैं। O पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और फिनॉल वाले O पे पॉजिटिव आएगा, ये बन जाएगा। अगला स्टेप क्या होगा? आप सोचो टेट्राहेड्रल कार्बन पे 3 लोन पेयर कंटेनिंग एटम, इनमें से जो वीक बेस होगा उसको बाहर जाना पड़ेगा, Cl को बाहर जाना पड़ेगा। तो कार्बन अब टेट्राहेड्रल नहीं बचेगा। और इस O को कैसे न्यूट्रल करें? H फ्री करके। तो HCl बाहर गया और आपको एस्टर मिल गया। HCl एलिमिनेट करके। तो फिनॉल का कौन सा बॉन्ड टूटा देखें? फिनॉल का OH बॉन्ड टूटा। डायरेक्ट तो ब्रेक नहीं हुआ, इसकी ब्रेकिंग हुई इनडायरेक्ट। पहले ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा फिर H फ्री होगा, ये कहलाती है इनडायरेक्ट ब्रेकिंग। डाईमिथाइल सल्फेट और आपने ऐड कर दिया इथाइल सल्फेट, इन सब से कैसे रिएक्शन हुई?
तो इसमें ये है, जैसे ये है डाई मिथाइल सल्फेट, जैसे H2SO4 होता है, उसके दोनों H की जगह मिथाइल लिख लो। H2SO4 में दोनों H की जगह मिथाइल लिख दो। और ये जो सल्फेट आयन है, सल्फेट आयन इज गुड लीविंग ग्रुप। क्यों होता है गुड लीविंग ग्रुप? क्योंकि सल्फेट आयन कैसा होगा? वीक बेस। H2SO4 कैसा होता है? स्ट्रॉन्ग एसिड, तो उसका कंजुगेट बेस कैसा होगा? वीक बेस। तो वीक बेस गुड लीविंग ग्रुप होते हैं। तो सल्फेट आयन वीक बेस है, गुड लीविंग ग्रुप है। इसीलिए इस कार्बन पे, मिथाइल पे SN2 मैकेनिज्म हो जाएगी। ये इस पे अटैक करेगा और यहां से बॉन्ड टूटेगा। ये जो स्टेप है ये SN2 स्टेप है। इस कार्बन पे रिएक्शन हो रही है SN2। ये सल्फेट लीविंग ग्रुप है पूरा। लीविंग ग्रुप क्यों है ये आप लिख चुके हैं। ये वीक बेस है इसलिए गुड लीविंग ग्रुप है। आप देख सकते हैं O पे नेगेटिव चार्ज, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। ये कंफर्टेबली ग्रुप बाहर जाएगा। और जरा सोचो, फिनॉल वाली ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आया? पॉजिटिव। इसका बॉन्ड बना मिथाइल के साथ। अगला स्टेप क्या होगा? H फ्री कर देना। H फ्री करना तो PHOMe मिलेगा। इसी को कहते हैं एनीसॉल। तो डाईमिथाइल सल्फेट डाल दो, डाईइथाइल सल्फेट डाल दो, एनीसॉल और फेनिटॉल बन जाते हैं। ठीक है। और OH बॉन्ड ब्रेकिंग की एक और रिएक्शन है, वो है रिएक्शन विद कार्बीन। कार्बीन के सोर्स के साथ रिएक्शन। तो फिनॉल आपके पास है, आप इसको CH2N2 के साथ हीट कर दो, तब आपको मिल जाएगा एनीसॉल। नाइट्रोजन गैस लिबरेट होगी। CH2N2 कहलाता है डाईएजोमीथेन। CH2N2 डाईएजोमीथेन। CH2N2 की जगह आप ले सकते हैं CH2CO। सेम रिएक्शन होती है, गैस कार्बन मोनोऑक्साइड मिलेगी। इसको कहते हैं कीटीन। दोनों केस में OH बॉन्ड टूटेगा। मैकेनिज्म बहुत आसान है। जैसे आपके पास एक डाईएजोमीथेन है, डाईएजोमीथेन अगर आप इसको हीट कर दें तो ये सीधे कार्बीन और N2 गैस में जाता है, आपको मिथाइल कार्बीन मिलता है। और आप CH2CO को हीट कर दें तो इससे भी कार्बीन बनता है और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस मिलती है। कैसे कार्बीन बना? थोड़ी सी हीटिंग पे ही आप देख लें। ये है आपके पास CH2N2 और आप अभी अभी लिख चुके हैं कि ये जो ग्रुप है पूरा का पूरा, ये कैसा ग्रुप है? बेस्ट लीविंग ग्रुप। आसानी से बाहर जाएगी गैस N2, क्योंकि दो नाइट्रोजन के बीच क्या है?
ट्रिपल बॉन्ड। ऐसे ही कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन ऑक्सीजन के बीच क्या है, ट्रिपल बॉन्ड। तो N2 और कार्बन मोनोऑक्साइड आसानी से बाहर जाते हैं। दोनों गैसेस हैं, दोनों में कौन सा बॉन्ड मिलेगा, ट्रिपल बॉन्ड। तो ये कंफर्टेबली बाहर जाते हैं हीट करने पे और एक गुड लीविंग ग्रुप है या बेस्ट लीविंग ग्रुप है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। N2 बेटर है, N2 और आसानी से बाहर जाता है। तो कार्बीन बन गया और कार्बीन वैसे ही काम करता है जैसे ऑक्सीजन है, डाई रेडिकल की तरह। ये डाई रेडिकल की तरह काम करता है। कार्बीन के पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस में ये OH बॉन्ड टूट जाएगा। OH बॉन्ड टूटेगा और आपको एक तो ये फ्री रेडिकल मिलेगा और CH3 फ्री रेडिकल बन जाएगा। तो कार्बीन डाई रेडिकल की तरह काम करेगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे O2। और ये 2 फ्री रेडिकल जो बन गए ये आपस में रिएक्ट कर जाएंगे और एनिसॉल मिल जाएगा। आया समझ? तो ये तो बात हुई रिएक्शन की OH बॉन्ड ब्रेकिंग की। बट OH बॉन्ड ब्रेकिंग में 2 रीअरेंजमेंट रिएक्शंस भी होती हैं और ये भी अक्सर आती रहती है रीअरेंजमेंट रिएक्शंस। लिख लो, उनके नाम लिख लो। रिएक्शन तो चलो नेक्स्ट क्लास में ले लेंगे। एक तो है फ्राइज रीअरेंजमेंट और दूसरी है क्लेजन रीअरेंजमेंट। ये पहले तो OH बॉन्ड ब्रेक होता है और फिर ये रीअरेंज होके बनते हैं। तो फ्राइज रीअरेंजमेंट एंड क्लेजन रीअरेंजमेंट। ठीक, तो लिख लो। वैसे 5 मिनट लगेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। लिखो फ्राइज रीअरेंजमेंट। OH बॉन्ड ब्रेकिंग कंप्लीट कर लेते हैं। फ्राइज रीअरेंजमेंट में क्या है देखें, अभी अभी आप ये लिख चुके हैं कि आपके पास अगर फिनॉल है और एसिटाइल क्लोराइड डाल दें तो क्या बनता है, कौन सा बॉन्ड टूटता है, OH बॉन्ड टूटता है। ये मैकेनिज्म तो आप ऑलरेडी लिख चुके हैं। ये एस्टर मिल जाएगा, ठीक है, ये एस्टर आपको मिल जाएगा। अगला स्टेप कहलाता है फ्राइज रीअरेंजमेंट। अगर आप इसको AlCl3 के साथ हीट कर दें तो इस स्टेप का नाम है फ्राइज रीअरेंजमेंट। इसमें क्या होगा, आपको एक तो ये OH ग्रुप वापस आ जाएगा और COCH3 ग्रुप ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस पे पहुंचता है। COCH3 ग्रुप ऑर्थो पैरा पोजीशन पे पहुंचता है। ये रीअरेंजमेंट स्टेप है। अब पूरी मैकेनिज्म लिखना नहीं है, आप ऑलरेडी लिख चुके हैं सारा। एरोमेटिक की मैकेनिज्म कॉमन होती है। आपको मैंने एल्काइल हैलाइड में इसलिए डिटेल बता दिया था। एराइल हैलाइड में 3 स्टेप होते हैं, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, ब्रेकिंग ऑफ CC पाई बॉन्ड और तीसरा रीजनरेशन ऑफ एरोमेटिसिटी। तो एरोमेटिक की मैकेनिज्म तो वही रहती है, केवल किस में डिफरेंस आता है, पहले स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल बनाने के मेथड में डिफरेंस होता है। तो देखें, ये प्रोडक्ट देख के हमें पता लग रहा है
कि ये जो COCH3 ग्रुप है ये इलेक्ट्रोफाइल होना चाहिए। प्रोडक्ट देख के हम ये कह सकते हैं कि इस रिएक्शन में ये इलेक्ट्रोफाइल है, ये इलेक्ट्रोफाइल का काम कर रहा है। कौन सी पोजीशंस पे आया? ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस पे। ऑर्थो और पैरा पे तो इसलिए आया क्योंकि ऑक्सीजन लोन पेयर कंटेनिंग एटम है और ये O कैसा है? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। प्लस M इफेक्ट की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये कहाँ पे बढ़ाएगा? ऑर्थो पैरा पे, ऑर्थो पैरा पे बढ़ाएगा ये। तो काम की चीज है केवल इतना समझना कि इलेक्ट्रोफाइल बना कैसे। फिर ऑर्थो पैरा पे मैकेनिज्म तो आप लिख सकते हैं अपने आप। एरोमेटिक की वो कॉमन रिएक्शंस हैं, पाई बॉन्ड तोड़ना फिर वापस एरोमेटिक बना लेना। इलेक्ट्रोफाइल कैसे बना, मैं केवल पहला स्टेप लिख रहा हूँ। तो आपने AlCl3 डाल दिया, AlCl3 की ऑक्सीजन इससे इसको इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे ऑक्सीजन से, बिल्कुल आसान है, नेगेटिव पॉजिटिव, और ये COCH3 बन जाएगा। अगला स्टेप अंडरस्टूड है, यहाँ से बॉन्ड तोड़ देना है। तो आपको क्या मिल गया? इलेक्ट्रोफाइल। आपको इलेक्ट्रोफाइल मिल गया एसाइल कार्बोकैटायन, एसाइल कार्बोकैटायन। और ये इलेक्ट्रोफाइल फिर ऑर्थो पैरा पोजीशन से रिएक्ट करेगा, वहां से प्रोटॉन आएगा, प्रोटॉन आएगा तो ये OH में वापस बदल जाएगा, AlCl3 रीजनरेट हो जाएगा। तो AlCl3 किसकी तरह काम कर रहा है? कैटालिस्ट की तरह। तो बेंजीन रिंग पर रिएक्शन मैकेनिज्म आप अपने आप लिखें, कुछ नया नहीं है इसमें। बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने लिखी होगी फीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, वही है। ये कार्बोकैटायन क्या कहलाता है? फीडल क्राफ्ट, सॉरी कार्बोकैटायन क्या है? ये एसाइल कार्बोकैटायन। और रिएक्शन का नाम क्या था? फीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। क्लोरोबेंजीन में आप लिख चुके हैं। तो ये तो बात हुई फ्राइज रीअरेंजमेंट की। दूसरी रिएक्शन लिखो आप, क्लेजेन रीअरेंजमेंट, क्लेजेन रीअरेंजमेंट। क्लेजन रीअरेंजमेंट ये है कि आपके पास फिनॉल है, फिनॉल की रिएक्शन सबसे पहले आप कराएं एलाइल हैलाइड से, एलाइल हैलाइड से रिएक्शन कराना। एलाइल ब्रोमाइड से रिएक्शन कराएंगे तो पहले तो फिनॉल का OH बॉन्ड टूटेगा, सिंपल SN2 रिएक्शन हो जाएगी और फिनॉल का OH बॉन्ड टूट जाएगा। फिनॉल का OH बॉन्ड टूट जाएगा। आप डायरेक्ट SN2 कर सकते हैं, इनडायरेक्ट कर सकते हैं, प्रोडक्ट सेम ही बनेगा। इस तरह की मैकेनिज्म होगी NGP के थ्रू। तो SN2 रिएक्शन आपको मिल जाएगी। NGP के थ्रू लिखें, अगर डबल बॉन्ड इन्वॉल्व करके लिखें तो SN2 प्राइम कहते हैं इसको। अगर सीधे सीधे इस पर अटैक करा दें तो SN2 कहेंगे। तो ये तो एल्को फिनॉल का कौन सा बॉन्ड टूटा इसमें? OH। इनडायरेक्ट ब्रेकिंग है, ऑक्सीजन पे पहले पॉजिटिव चार्ज आएगा फिर OH बॉन्ड तोड़ देंगे। ये तो फिनॉल के OH बॉन्ड ब्रेकिंग की बात हुई। बट अगला स्टेप इसमें इंपॉर्टेंट है,
वो ये है कि अगर 200 डिग्री सेल्सियस तक हीट कर दें तो ये रीअरेंज हो जाता है, और इसी रीअरेंजमेंट को नाम देते हैं क्लेजन रीअरेंजमेंट। ये है क्लेजन रीअरेंजमेंट। अगर आप 200 डिग्री सेल्सियस तक हीट कर दें तो ध्यान दो, जैसे जो बॉन्ड ऑक्सीजन से बना रहा है कार्बन, वो उसको मैंने मार्क कर दिया। तो जब ये रीअरेंज होता है तो केवल ऑर्थो पोजीशन पे आपको ये ग्रुप मिलेगा, केवल ऑर्थो पोजीशन पे ये ग्रुप आपको मिलेगा। ये रीअरेंजमेंट प्रोडक्ट है। पैरा प्रोडक्ट नहीं मिलता। तो ध्यान दो, सबसे पहली चीज ये कि इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन तो मिला, बट केवल ऑर्थो प्रोडक्ट बनने का मतलब है, ओनली ऑर्थो बनने का मतलब है देयर इज नो फ्री इलेक्ट्रोफाइल इन द मीडियम। ओनली ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिलने का क्या कंक्लूजन है? देयर इज नो फ्री इलेक्ट्रोफाइल इन द मीडियम। अगर फ्री इलेक्ट्रोफाइल होता तो रिएक्शन कहाँ कहाँ होती? फ्री इलेक्ट्रोफाइल होता तो रिएक्शन ऑर्थो एंड पैरा दोनों पोजीशन पे होती। फ्री इलेक्ट्रोफाइल होता तो रिएक्शन ऑर्थो पैरा दोनों पे होनी चाहिए थी और मिलता प्रोडक्ट। केवल ऑर्थो बनने का मतलब है फ्री इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। और एक और पॉइंट है, वो है इन्वर्जन ऑफ एलाइल ग्रुप। इन्वर्जन ऑफ एलाइल ग्रुप क्या मतलब? इन्वर्जन ऑफ एलाइल ग्रुप से मतलब चेंज इन पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड। चेंज इन पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड। तो यहां देखें, सी डबल बॉन्ड सी पहले इधर था, मार्क्ड कार्बन सी डबल बॉन्ड सी में इन्वॉल्व नहीं था, बट रीअरेंजमेंट के बाद सी डबल बॉन्ड सी में इन्वॉल्व हो गया मार्क्ड कार्बन। तो ये स्टेप हुआ कैसे? बिल्कुल आसान है, देख लें, बहुत ही आसान है। सबसे पहले कंट्रीब्यूटिंग फॉर्म लिखो इसका। सबसे पहले कंट्रीब्यूटिंग फॉर्म, बिल्कुल इजी लगेगा अब आपको। ये मार्क्ड कार्बन है, ये तो हमने ऑक्सीजन के लॉन पेयर को डीलोकलाइज कर दिया। अब आप इसको 200 डिग्री सेल्सियस तक हीट कर रहे हैं तो ये कैसे ब्रेक होता है ये देखें आप, ध्यान दो। यहां से O न्यूट्रल होगा, नंबर 1, सबसे पहला स्टेप ये है। O न्यूट्रल हुआ, ध्यान दो अभी तक। O न्यूट्रल हुआ तो मार्क्ड कार्बन को लॉस, जब इसको लॉस हुआ तो पाई इलेक्ट्रॉन इसकी ओर आएंगे। फिर किसको लॉस हुआ? इस कार्बन को, तो ये इलेक्ट्रॉन दे देगा इसको। तो दूसरे नंबर पे ये स्टेप हुआ, तीसरे नंबर पे ये हुआ। अब आप कहोगे, ध्यान दो, आप कहोगे कि भाई इस पे पॉजिटिव आया, इसको लॉस हुआ पहले पे, तो सीधा इसने इसको क्यों नहीं दे दिए? डबल बॉन्ड माइग्रेट कराया फिर दिए, सीधे दे देते इसको। दिक्कत ये है कि ये पोजीशन अप्रोचेबल नहीं होती। 1 2 3 4, ये 1 4 पोजीशन अप्रोचेबल नहीं होती। आया समझ में? तो पहले किसको माइग्रेट कराना? डबल बॉन्ड को। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन, कार्बन नंबर 6 हो जाएगा ये, अगर इसके रिस्पेक्ट में देखें तो 1 2 3 4 5 6 पोजीशन बनेगी।
तो ये रीअरेंजमेंट स्टेप डायरेक्ट होगा, फ्री इलेक्ट्रोफाइल आपको नहीं मिलेगा। इस पे एक H है, मैं वो एक H बना रहा हूँ। अब आप देख सकते हैं कि डबल बॉन्ड कहाँ पहुँच गया, मार्क्ड कार्बन की तरफ। तो इससे तो एरोमेटिसिटी खत्म हो गई। एरोमेटिसिटी अब रीजनरेट करो, और एरोमेटिसिटी रीजनरेट करने का स्टेप तो कॉमन है, उसी कार्बन से प्रोटॉन फ्री करो जिस कार्बन पे रिएक्शन हुई हो। बेंजीन रिंग के उसी कार्बन से प्रोटॉन फ्री करो जिस पे रिएक्शन हुई है। तो इस कार्बन पे रिएक्शन हुई, इसी कार्बन का प्रोटॉन फ्री कर दो। तो ये प्रोटॉन फ्री करेंगे तो ये एरोमेटिक बन जाएगा, वापस डबल बॉन्ड बना दो, ये O- हो जाएगा। यहां से प्रोटॉन फ्री हुआ और ये O- हो गया, तो क्या होगा, उसको प्रोटॉन ले लेना है, OH में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप देखें डबल बॉन्ड की लोकेशन बदल गई। तो इस मैकेनिज्म को क्या कहते हैं, क्लेजन रीअरेंजमेंट। 200 डिग्री सेल्सियस पे आप हीट करें। इसका नाम है, ध्यान देना, इसका नाम है एलाइल फिनाइल ईथर। एलाइल फिनाइल ईथर, एक तरफ एलाइल ग्रुप हो, एक तरफ फिनाइल हो। कंपटीशंस में इस पे कई बार क्वेश्चंस आए हैं, और प्रॉब्लम में चेंज क्या करते हैं वो ये देख लें आप। चेंज क्या करते हैं, ये जो हाइड्रोजन्स हैं इनकी जगह ब्रांच दिखा देंगे, या इन हाइड्रोजन्स की जगह फिनाइल ले आएंगे। तो इनकी जगह अगर कोई ग्रुप आ जाए तो आपको लगता है कि कुछ अलग हो गया, रियलिटी में अलग कुछ नहीं है। मेन तो है ये एलाइल पोजीशन, Br एलाइल पोजीशन पर हो। फॉर एग्जाम्पल मान लो मैं आपसे कहूँ कि यहाँ पे कोई ग्रुप R आ गया या कोई फिनाइल ग्रुप आ गया, क्या प्रोडक्ट बनेगा, तो ये जो CH2 था CH फिनाइल बन गया। तो यहाँ पे एक H की जगह क्या अटैच कर लो, फिनाइल। यहाँ पे H की जगह क्या दिखाई पड़ेगा, फिनाइल। ये बन गया, ये प्रोडक्ट बन गया। अब ऐसे लिखने पे तो आसान लगता है, H की जगह हमने सिंपली क्या ले लिया, फिनाइल, या मिथाइल इथाइल प्रोपाइल कुछ भी ले सकते थे। हमें इससे मतलब नहीं है, मेन तो है कि ये लॉस होता है इसको, तो इलेक्ट्रॉन ये इसको देगा। इस H की जगह आगे क्या है हमें उससे कोई लेना देना नहीं। ऐसा तो ऐसे लिखने पे तो इजी लगता है। अगर यही प्रॉब्लम ऐसे आए, एग्जाम में ऐसे ही आती है, आधे बच्चे छोड़ देते हैं, आधे बच्चे छोड़ देते हैं। सबसे पहले तो वो टीचर को गालियां देते हैं, मुझे पढ़ाया ही नहीं। फिर पेरेंट्स को गालियां देते हैं, मुझे एसी नहीं लगा के दिया था, तो पसीने में मैं पढ़ता कैसे। आजकल ये भी बड़ी समस्या है। ऐसे बना दे तो मुश्किल लगता है। अब इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है। कोई अंतर नहीं। यहां मैंने बेंजीन रिंग बना के दे दिया, यहां उसको क्या लिख दिया, फिनाइल। ऐसे बना दो तो मुश्किल लगता है। कंसेप्ट इतना सा है कि ईथर के एक तरफ क्या कनेक्ट होना चाहिए, फिनाइल, और ईथर के दूसरी तरफ क्या होना चाहिए, एलाइल। एलाइल का मतलब ये बॉन्डिंग सिस्टम। अब इस पे जो H है, H की जगह कुछ भी ग्रुप हो सकता है, किसी भी कार्बन पे हो सकता है। बात समझ में आ रही?
एक तरफ होना चाहिए फिनाइल और दूसरी तरफ एलाइल सिस्टम। H की जगह कोई भी ग्रुप आता रहे, फर्क नहीं पड़ता। आगे सर नेक्स्ट लिखो। अब इसी को देखो ओलंपियाड वाले कैसे बदलते हैं। वैसे आईटी वाले भी यही काम करते हैं, कुछ नया नहीं है। आपको लगेगा कि कुछ डिफिकल्ट काम कर रहे हैं, कुछ नया नहीं है। बस इसके बाद फ्री करता हूं। लिखो क्या बनेगा। इसको 200 डिग्री सेल्सियस तक हीट कर दें, क्या बनेगा। अब हो सकता है आपको ये नई प्रॉब्लम लग रही है, बट नया इसमें कुछ भी नहीं है। 100% सेम प्रॉब्लम है, 100% सेम। जब आपको ये समझ में आने लगे कि ये तो 100% सेम है, मीन्स ऑर्गेनिक समझ में आ रही है आपको कि चल क्या रहा है। काम की चीज नोट करें तो ये जो बॉन्डिंग सिस्टम है, ये बॉन्डिंग सिस्टम क्या है, एलाइल। तो ऑक्सीजन के एक तरफ एलाइल बॉन्डिंग सिस्टम हो, एक तरफ फिनाइल हो, तो 200 डिग्री सेल्सियस पे हीट करने पे ये रीअरेंज हो जाएगा। इतनी देर थोड़ी लगती है। इतनी देर लगने का मतलब है मैकेनिज्म दिमाग में चल नहीं रही है। ये फिनॉल में कन्वर्ट होगा और इस ऑर्थो पोजीशन पे इस कार्बन का बॉन्ड बनेगा। और यहाँ पे आपको दिखेगा डबल बॉन्ड CH2। इधर बना दो या इधर बना दो, क्या फर्क पड़ता है। आया समझ में। किसी को कोई प्रॉब्लम हो ये बनाने में बताओ, तो ऐसे लिख के देख लो फिर। क्लियर है आप सबको। तो ऐसे जितने चाहे क्वेश्चन बना लो आप, बस आपको मेन चीज पकड़नी है कि एक फिनाइल होना चाहिए ऑक्सीजन की तरह एक तरफ, और दूसरी तरफ क्या हो, एलाइल। अब यहाँ पे डायरेक्ट लिखो आप। मान लो यहाँ मैं ड्यूटीरियम कर देता तो क्या चेंज होगा प्रोडक्ट में, बताओ। अगर ड्यूटीरियम कर दे तो लास्ट में देखो यहाँ पे H नहीं है, क्या होता, ड्यूटीरियम। तो प्रोटॉन की जगह ड्यूटीरियम फ्री करते, यहाँ D तो दिखेगा ही, OH की जगह क्या दिखेगा, OD। बस हो गया। ऐसे जितने चाहे क्वेश्चंस बना लो। यहाँ पे फिनाइल ही लिखना है तो फिनाइल ही लिखा रखो, यहाँ पे फिनाइल बना लो। ये हो गई पूरी रिएक्शन। नहीं, ये फिनाइल तो इधर दिखाई पड़ेगा डबल बॉन्ड के पास, तो यहाँ पे फिनाइल आएगा। नहीं तो क्या करो, यहाँ H ही कर लो, एक ही बात है, इजी हो जाएगा। ये हो गई ओवरऑल रिएक्शन। तो सीधे प्रोडक्ट लिखो, पूरी मैकेनिज्म लिखने की जरूरत नहीं। जल्दी लिखो सीधे प्रोडक्ट कि अगर हाइड्रोजन की जगह ड्यूटीरियम हो तो OH की जगह क्या बनेगा, OD बन जाएगा। ठीक है। और एक और बात इसमें अभी रह गई है, अगर दोनों ऑर्थो पोजीशन पे
अगर दोनों ऑर्थो पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप आ जाए, ना तो प्रोटॉन हो ना ड्यूटेरियम हो, फिर क्या करें? तो सीधे सीधे लिखो कि अब ये पैरा पोजीशन पे जाएगा, अब ये पैरा पोजीशन पे जाएगा, रीअरेंजमेंट तो होगी, 2 बार रीअरेंजमेंट होती है, एक बार ऑर्थो पे आएगा फिर पैरा पे जाएगा। और ये कैसे पता लगा कि 2 बार रीअरेंजमेंट हुई? ये पता लगा हमें प्रोडक्ट को देख के कि प्रोडक्ट में डबल बॉन्ड की लोकेशन वही है जो पहले थी जब ये पैरा पे गया। तो ऐसा नहीं कि डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज नहीं हुई, इन्वर्जन नहीं हुआ, बट इन्वर्जन कितनी बार हुआ? 2 बार। तो वापस उसी जगह दिखा डबल बॉन्ड। तो जब वो दोनों ऑर्थो पोजीशन पे मिथाइल आ जाए, एल्काइल ग्रुप आ जाए, तो फिर इन्वर्जन 2 बार होगा, 2 बार रीअरेंजमेंट होगी, पहले ऑर्थो पे पहुंचेगा फिर पैरा पे पहुंचेगा, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रोफाइल तो है नहीं। ठीक है, फ्री इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। और फ्री इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, इसका कंफर्मेशन एक और है कि अगर आपके पास मान लीजिए 2 एलाइल फिनाइल ईथर है तो वो सेपरेटली रीअरेंज होते हैं, एक को दूसरे से कोई मतलब नहीं। अगर आपके पास एलाइल फिनाइल ईथर है, इसको 200 डिग्री सेल्सियस तक हीट कर दें तो आप प्रोडक्ट अपने आप बना सकते हैं। ये दोनों सेपरेटली रीअरेंज होंगे, ये जैसे अकेला हो ऐसे बिहेव करते हैं। तो सेपरेट रीअरेंजमेंट होने का मतलब क्या है? मिक्सचर में होते हुए भी एक दूसरे से रिएक्ट नहीं करता, इसका मतलब क्या है कि फ्री इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। रिएक्शन विद इन द मॉलिक्यूल चल रही है। तो ये रीअरेंज होके क्या बनेगा लिख ही चुके हैं आप। और ऐसे ये वाला कार्बन इससे बॉन्ड बना लेगा, मिथाइल दिखेगा, लिख लोगे अपने आप पूरा। तो ये तो बात हुई OH बॉन्ड ब्रेकिंग की। नेक्स्ट हेडिंग लिख लो, फ्री करता हूँ आपको। लिखो रिएक्शंस एट बेंजीन रिंग। और बेंजीन रिंग पर रिएक्शंस को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस।